स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, आज की क्लास का विषय हमारा रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण, ये तीन ऐसी घटनाएं थी जिनकी व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत असफल रहा। इनकी व्याख्या करने के लिए बाद में क्वांटम सिद्धांत का यूज किया गया। ओके, दो कॉम्पटन प्रभाव और कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण, ये दो घटनाएं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव की आज की क्लास में हमारा क्लास का फ्लो रहेगा इस प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यफलन, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है वो, उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन देखने वाले हैं और लास्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के बाद जो प्रेक्षण प्राप्त हुए उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्यफलन की। ओके, तो कार्यफलन का पता लगाने के लिए हमने एक धातु का टुकड़ा लिया है, आप देख सकते हैं, सही है। धातु बेसिकली चालक होते हैं और चालक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक भर में अनियमित रूप से यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर भी गति करते हैं। तो आप देखो, ये मैंने धातु की कोई सतह दर्शाई है, ये वाली जिस पर मैं अभी ओवरराइट कर रहा हूँ, ये वाली जो सतह है ये धातु की एक सतह है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो रैंडम रूप से गति कर रहे हैं, अनियमित रूप से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के अंदर रहकर ही गति कर रहे हैं, धातु की सतह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? एक न्यूनतम ऊर्जा। क्या चाहिए? एक न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, इस न्यूनतम ऊर्जा को पाकर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाएंगे। धातु की सतह से क्या हो जाएंगे? उत्सर्जित हो जाएंगे न्यूनतम जीरो गतिज ऊर्जा के साथ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यफलन की। कार्यफलन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने इधर धातु लिया है, कोई भी धातु बेसिकली चालक होते हैं और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर अनियमित व यादृच्छिक रूप से गति कर रहे होते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर भी होते हैं। ये जो सतह है, ये जिसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, ये जो है ये धातु की कोई सतह है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु की सतह पर अनियमित रूप से गति कर रहा है। धातु की सतह से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऊर्जा जरूर चाहिए। ओके, तो मैं इधर लिखने वाला हूं वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर धातु सतह का मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो जाता है। उस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम लोग कार्यफलन कहते हैं। इस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन को किससे दर्शाते हैं? φ0 से या W0 से दर्शाते हैं। ओके, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की स्थिति में कार्यफलन का सूत्र होता है φ0 बराबर hν0 और कार्यफलन को किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कार्यफलन को किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। वहीं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 गुणा 10 के घात -19 जूल होते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन बेसिकली क्या होता है कि धातु सतह के मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो धातु सतह से बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन जीरो गतिज ऊर्जा के साथ निकलेगा। याद रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उत्सर्जित होगा, उसको वो दौड़ेगा नहीं, मतलब वो चलेगा नहीं, केवल उत्सर्जित होगा, उसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कार्यफलन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के केस में φ0 बराबर hν0 से दर्शाया जाता है।
h प्लांक नियतांक है और ν0 देहली आवृत्ति है जिसकी हम बात करेंगे। ओके और φ0 यानी कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, कार्यफलन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, कम से कम शब्दों में ओके अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसे हम कम से कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। तो देख लो, मान लो मैंने ये धातु की सतह बनाई है। ओके, ये वाली सतह को मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है, ये धातु की सतह है, धातु सतह है। ठीक है, और इस धातु की सतह पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से घूम रहे होते हैं, अनियमित और यादृच्छिक रूप से घूम रहे होते हैं धातु की सतह के अंदर, पर सतह को छोड़ते नहीं है। पर जब कोई विकिरण धातु सतह पर आपतित होती हैं तो धातु सतह के इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विकिरणों की ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन धातु सतह को क्या कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। विकिरणों की ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो यदि धातु सतह पर विकिरण आपतित हो और धातु सतह के इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के बराबर ऊर्जा होने पर या उससे ज्यादा ऊर्जा होने पर धातु सतह को छोड़कर उत्सर्जित हो जाते हो, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जरूरी क्या है, आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य एक निश्चित आवृत्ति, देहली आवृत्ति से या तो ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब इधर एक वर्ड आया ν0, ये ν0 क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देहली आवृत्ति की बात करते हैं। कार्यफलन के फॉर्मूला में भी देहली आवृत्ति आया था, ν0 आया था। तो देहली आवृत्ति की बात करते हैं। तो देखो, देहली आवृत्ति, ठीक है, तो देहली आवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार से लिखी जाती है, वह न्यूनतम तो देहली आवृत्ति की परिभाषा इस प्रकार से लिखी जाती है, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु सतह के इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। शून्य गतिज ऊर्जा के साथ क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ओके, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति की क्या डेफिनेशन है, देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो देहली आवृत्ति क्या होगी, आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु सतह के इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। शून्य गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद दौड़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। ओके, तो देहली आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, ν0 से दर्शाते हैं। ऐसे ही आता है देहली तरंगदैर्ध्य। देहली तरंगदैर्ध्य, देखो, देहली आवृत्ति को तो न्यूनतम आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। देहली आवृत्ति को तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, न्यूनतम आवृत्ति के रूप में, जबकि हमें पता है कि तरंगदैर्ध्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देहली तरंगदैर्ध्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, अधिकतम तरंगदैर्ध्य के रूप में, अधिकतम तरंगदैर्ध्य के रूप में, मतलब आपतित विकिरण की वो अधिकतम तरंगदैर्ध्य है जिस पर धातु सतह के इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य को क्या कहा जाता है, देहली तरंगदैर्ध्य कहा जाता है, और इसे λ0 से दर्शाते हैं। सही है, ओके। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रदर्शन की बात करते हैं। तो प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए ऐसा हमें प्रायोगिक व्यवस्था करनी होगी। प्रायोगिक व्यवस्था में हमने क्या किया है, एक निर्वात नलिका का उपयोग किया है, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका।
ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाए हैं, सी को मैं कैथोड बोल रहा हूं और ए को एनोड बोल रहा हूं। ठीक है, सी एक उत्सर्जक पट्टिका है, ऐसी पट्टिका जिस पर यदि विकिरण गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कैथोड बेसिकली एक उत्सर्जक पट्टिका है और एनोड एक संग्राहक पट्टिका है। यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो एनोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ओके। और इधर प्रकाश गिरने के लिए मैं इधर एक चैनल, एक गेट बना देता हूँ। सही है, यहाँ से प्रकाश किरणें इस कैथोड पर गिराई जाएंगी। ओके, अच्छा, साथ ही साथ वोल्टेज इधर कैथोड और एनोड का ध्रुवता बदलने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? दिक् परिवर्तक का उपयोग करेंगे। दिक् परिवर्तक का उपयोग करेंगे। ये दिक् परिवर्तक क्या काम करेगा कि यदि कैथोड अभी माइनस है, अभी प्लस है, ओके, तो दिक् परिवर्तक की हेल्प से हम कैथोड को एनोड के सापेक्ष चेंज कर लेंगे। ओके, इसकी ध्रुवता बदल देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करें करंट का मापन करने के लिए मिली एमीटर का उपयोग करेंगे। करंट यानी विद्युत धारा का मापन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मिली एमीटर का उपयोग करेंगे। और विभवांतर का मापन करने के लिए किसको जोड़ेंगे हम लोग? वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। ओके, और वोल्टेज बदलने के लिए, विभवांतर बदलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? विभव भाजक युक्ति का उपयोग करेंगे। विभव भाजक युक्ति का उपयोग करेंगे। और विभवांतर आरोपित करने के लिए, कैथोड और एनोड पर विभवांतर आरोपित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? एक बैटरी का उपयोग करेंगे। तो ये सारी प्रायोगिक व्यवस्था की गई प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए। ओके, अब इस प्रकार से घटना घटित होती है क्या कि जैसे ही मान लो इस रास्ते से इस कैथोड पर, उत्सर्जक पट्टिका पर उचित आवर्ती के विकिरण आपतित होते हैं। उचित आवर्ती के क्या आपतित होते हैं? विकिरण आपतित होते हैं। तो कैथोड से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ओके, तो विकिरण यानी प्रकाश के गिरने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इनको ये एनोड जो है अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड पर पहुंच जाएंगे, परिपथ पूरा हो जाएगा और इसमें क्या बहने लग जाएगी? विद्युत धारा स्थापित हो जाएगी। ओके, ये जो धारा प्रवाहित होगी इसको फोटो धारा कहते हैं हम लोग, फोटो धारा, या फिर इसको हम लोग प्रकाश विद्युत धारा भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा भी कहा जाता है। ओके, प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए इधर मिली एमीटर लगाया है। ओके, और यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच के विभवांतर को मापने के लिए क्या लगाया है? वोल्ट मीटर लगाया है। ओके, तो ये सारी प्रक्रिया होगी इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के अंतर्गत। ओके, और ये कैथोड और एनोड के बीच में निर्वात रखने का क्या फायदा है कि यदि माध्यम के कण होते हैं यहाँ पर, तो माध्यम के कणों से टकराकर इलेक्ट्रॉनों का पथ बदल सकता था। इसलिए हमने कैसी नलिका मिली है? निर्वात नलिका, मतलब ऐसी नलिका जिसके अंदर में क्या है? निर्वात है। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर कैथोड और एनोड के बीच इलेक्ट्रॉन ही होंगे और कोई कण उपस्थित नहीं होगा। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? देखो, हम क्या करेंगे, इधर वोल्टेज को बदल कर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक तो इलेक्ट्रोडों का विभवांतर बदलेंगे। इलेक्ट्रोडों का विभवांतर बदल कर देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर किसकी हेल्प से बदलेंगे? विभव भाजक युक्ति की हेल्प से। और उसके सापेक्ष प्रकाश विद्युत धारा, सपोज प्रकाश विद्युत धारा को मैं स्मॉल आई से लिख रहा हूं। ओके, उस और प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव देखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या बदलेंगे? जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता बदलेंगे। आपतित विकिरण की तीव्रता बदलेंगे। तीव्रता, ठीक है, और तीव्रता बदलकर आई यानी प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम आपतित विकिरण की आवृत्ति में भी बदलाव करेंगे और हम लोग प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तीव्रता हम कैसे बदल सकते हैं? देखो, वोल्टेज तो हम बदल सकते हैं इस वाले कुंजी को आगे पीछे खिसका कर। सही है। अच्छा, और यदि हम लोगों को तीव्रता बदलनी है तो अलग अलग शक्ति के बल्ब ले लेंगे। 100 वाट का बल्ब और 50 वाट के बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा उसमें तीव्रता का अंतर होगा, तो अलग अलग बल्ब यूज करेंगे तो तीव्रता अलग अलग होगी।
और आवृत्ति कैसे बदल सकते हैं प्रकाश की, या विकिरण की आवृत्ति कैसे बदल सकते हैं, तो अलग अलग रंगों का प्रकाश ले लेंगे। ओके, अलग अलग रंगों का प्रकाश लेंगे तो आवृत्ति में भी क्या होगा, बदलाव होगा। तो विभवांतर, तीव्रता और आवृत्ति का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन हम करेंगे, और वही अध्ययन हमें किसके रूप में मिलेगा, प्रेक्षण के रूप में मिलेगा। सही। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया उसमें हमें क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कार्यफलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हमारी क्लास का एक टॉपिक बचा है, प्रेक्षण। ओके, जो प्रायोगिक जो प्रदर्शन किया गया उसके प्रेक्षण वास्तव में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ओके, तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रेक्षण हैं उन्हें हम अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।